शाम सूर्य को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है तकलीफ, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो मेरा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो हम लोग आप चलते हैं अपने वीडियो की। तो जैसा कि दोस्तों आपका पहला जो क्वेश्चन ये है, ये जो आपका है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं था इनके प्रतिलोम। इससे रिलेटेड जो भी आपने टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने क्लियर करवा दिया। अब उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मैं उस पर चर्चा करता हूं और बात करता हूं। पहला जैसा कि आपका क्वेश्चन ये है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो दोस्तों पहली बात करेंगे कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है। दोस्तों अद्वितीय का अगर डिफिनेशन करें हम लोग तो हो जाएगा, अगर संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा अ प्लस द्वितीय। अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है आपका नहीं। अद्वितीय मतलब दो मान लीजिए। इसका मतलब यह है कि दोस्तों किसी भी संख्या का जो पूर्णांक होता है और केवल एक होता है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम मान लेंगे आपका, यहां पर हम करेंगे कि मान लेंगे कि ए क्या है, कोई एक पूर्णांक है, कोई एक पूर्णांक है, दोस्तों ए कोई एक पूर्णांक है। अब हमको प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे इसके दो प्रतिलोम है, दो योगात्मक प्रतिलोम, तथा इसके दो योगात्मक प्रतिलोम, इसके दो योगात्मक प्रतिलोम बी तथा सी है। क्या है, बी तथा सी है। तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि क्या होता है, कोई भी अगर पूर्णांक है, कोई भी अगर यदि पूर्णांक है तो उसके योगात्मक जो प्रतिलोम होता है, उस योगात्मक प्रतिलोम को यदि मैं उस पूर्णांक में जोड़ देता हूं, यदि पूर्णांक में जोड़ देता हूं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। तो ए में यदि मैं क्या करूंगा, बी को यदि जोड़ूंगा, ए में यदि मैं बी को जोड़ूंगा तो मान कितना आ गया, 0। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरे तरफ हम कह रहे हैं भाई दो योगात्मक प्रतिलोम है, हमने यही कहा है कि ए कोई एक पूर्णांक है, इसके दो योगात्मक प्रतिलोम बी तथा सी हैं। तो दूसरा जो होगा, यदि ए में मैं क्या कर रहा हूं, यदि सी को भी यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो अब मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 में से मैं 2 को क्या करूंगा, घटा दूंगा। ऐसा कर सकता हूं कि समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा दूं। तो यहां पर लिख देंगे हम कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो मैं घटाऊंगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0 और a प्लस सी बराबर 0। अगर मैं घटाऊंगा तो हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा। देखिए a से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका दोस्तों, बचेगा इधर से हो जाएगा तो b बचेगा, इधर क्या बचेगा माइनस, c बचेगा बराबर, इधर क्या बचेगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b बराबर c। क्या हो गया, b बराबर c। b बराबर c हो गया। तो दोस्तों क्या होगा, जो b का मान होगा, जो क्या होगा, जो मान आपका क्या होगा, b का होगा, वही मान क्या होगा, c का, क्योंकि b बराबर c है। तो इससे पता चलता है दोस्तों, अगर इससे पता चलता है, यहां पर होगा, देखिए इससे हम क्या होगा, हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि b बराबर c है तो एक ही मान आपका आया ना, एक ही मान आया। तो इससे आपका क्या पता चलता है कि किसी भी संख्या, किसी भी पूर्णांक का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है केवल और केवल एक होता है। दोस्तों क्या होता है, केवल और केवल एक होता है, क्योंकि इससे हमने प्रूफ कर दिया। हमने माना तो 2 था कि बी और सी है,
लेकिन जब b बराबर आपका c आ गया तो b का जो मान होगा, अगर मान लेते हैं b का मान अगर 1/2 होगा, तब तो बराबर दिया है ना, c का भी मान तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों इससे हमको ये b बराबर c यदि आ गया तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि किसी भी, बोला ना, सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक होता है। तो दोस्तों इसके तहत हम यहाँ पे लिख देंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम केवल और केवल एक होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस मेरा क्या है, ये देखिए क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि उदाहरण के द्वारा दिखाइए कि पूर्णांक में अंतर की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। तो मान लेंगे दोस्तों कि माना क्या है, उसको उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाना है। हम लेंगे कि माना कि दो पूर्णांक हैं, दो जो पूर्णांक हैं, एक a है और दूसरा क्या है, b है। हम जानते हैं कि पूर्णांक में जो अंतर की संक्रिया जो होती है वो नहीं होती है दोस्तों। इसके कहने मतलब क्या है कि क्रम का विनिमय मतलब अगर जैसे कि अगर हम लोग जोड़ में करते थे, धनात्मक होता था a प्लस b बराबर क्या करते थे, b प्लस a कर देते थे कि ये दोनों अगर करेंगे a प्लस b का जो मान आएगा, a में चाहे b को हम जोड़े या b को a में जोड़े, वह मान क्या होगा हमारा, वह जो मान आएगा आपका वो क्या होगा, दोनों मान बराबर होता है। लेकिन ये कह रहा है कि उदाहरण के द्वारा दिखाइए कि पूर्णांक में अंतर की संक्रिया, लेकिन हमें ये दिखाना है कि a माइनस b इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ये आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई a पूर्णांक है, तो मान लेते हैं कि a का जो मान है मान लेते हैं आपका 5 है और b का जो मान है आपका मान लेते हैं 3 है। तो हम इसको इसके द्वारा दिखाएंगे क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों इसके अनुसार हमें दिखाना है। तो दोस्तों a का मान क्या है आपका 5 है, हम लिखेंगे 5 माइनस है माइनस b का मान कितना है आपका 3 है। 5 में से 3 को घटा रहे हैं। अब हम 5 में से अगर यदि 3 को घटाएंगे, देखिए इज नॉट इक्वल्स टू b का मान कितना है 3 और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a का मान कितना है 5। तो दोस्तों 5 में से यदि मैं 3 को घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन 3 में से यदि मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। आपका कितना आएगा, -2 आएगा। तो दोस्तों क्या यह दोनों मान बराबर है, यह दोनों मान बराबर नहीं है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं क्या, हम लिख देंगे कि इस आधार पे क्या है, इस आधार पर किसके, इस आधार पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है, ये -2 है और ये 2 है। इस आधार पे क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक में अंतर की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये क्या है आपका, देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए अपने से भी आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या बोल रहा है आपका कि -7/9, इसका क्या बोलना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, यदि दो संख्याएं हो, एक संख्या a हो और दूसरी संख्या क्या हो, b हो, एक संख्या a हो और दूसरी संख्या क्या हो, b हो, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है और कितना होता है, 1 होता है। मतलब कि किसी भी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम, कोई भी जो संख्या है उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है वो कितना आता है आपका, 1 आता है। तो आपसे क्या पूछा है कि -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा है। क्या पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों या तो हम इसको डायरेक्ट कर दें कि भाई -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम बताते हैं ये संख्या क्या होगी, उल्टा हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ना, -7/9 है तो ये क्या है, देखिए ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, -9/7 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, यदि ऐसे आपका समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। हमने बताया अगर दो संख्याएं हैं, एक संख्या जो भी संख्या है उस संख्या का
गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनफल होता है कितना आता है आपका, 1 आता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, माइनस एक संख्या आपका 7/9 है। अब हम मान लेते हैं कि आपको भाई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं पता है, गुणात्मक प्रतिलोम आपको नहीं पता है। तो जब आपको नहीं पता है गुणात्मक प्रतिलोम, तो मान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या है आपका, बी है। भाई ये संख्या ए का मान दे दिया है और गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम हम मान लिया बी है। अब इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। जब आपका 1 आ रहा है तो दोस्तों इसकी हम बात करते हैं। तो इस अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा करें हम हो जाएगा -7b/9 = 1। तो अब क्या करिए, तिरे गुणा कर लीजिए, तिरे गुणा कर लेंगे। तो अब क्या होगा आपका, इधर देखिए, तो ये हो जाएगा, देखिए -7b का 1 में करेंगे तो हो जाएगा -7b बराबर क्या हो जाएगा, 9 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 9। तो आपसे यही बी का मान पूछना है, क्योंकि बी क्या है आपका, गुणात्मक प्रतिलोम है। बी हमने माना है गुणात्मक प्रतिलोम है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, यहाँ आएगा बटा के -7। तो -7 को ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, तो लिख देंगे बी बराबर आपका -9/7। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है आपका कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कोई भी मान लेते हैं एक संख्या है और इस संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। हमने बताया था अगर कोई संख्या है उस संख्या के योगात्मक प्रतिलोम, यदि मान लेते हैं कोई संख्या जैसे 5 है और इस संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है तो भाई -5 होता है। इन दोनों को अगर यदि मैं एक साथ में जोड़ दूं तो जो इसका योगफल आता है वो कितना आता है आपका, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। तो हम इस हिसाब से कर सकते हैं कि भाई मान लेते हैं -8 का आपको योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, यही ना पूछा है। तो भाई मान लेते हैं कि ये संख्या दे दिया है, भाई ए का मान आपका दे दिया है -8, क्या दे दिया है, -8। अब आपको पूछा है इसका योगात्मक प्रतिलोम। तो हमें दोस्तों जब योगात्मक प्रतिलोम नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या है, बी रहा होगा। भाई उस संख्या में, अब कंडीशन के अनुसार यही कहता है, संख्या में यदि उसका योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आता है, 0 आता है। तो हम भी कह रहे हैं वो संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या मान लिया हमने, बी है। जब इन दोनों का आपस में जोड़ दिया तो योगफल कितना आपका क्या, 0 आ गया। तो भाई अब बी का मान हम निकाल सकते हैं। तो भाई ये माइनस इधर है, -8 + b = 0। तो भाई 8 को आप इधर भेज दो बराबर को उधर, तो b बराबर कितना आएगा आपका, आ जाएगा ये -8 इधर आ जाएगा +8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं कि -8 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 8। अब दोस्तों इस कंडीशन के अनुसार देखिए संख्या क्या थी आपकी, -8 थी। अब कह रहा है उसका योगात्मक प्रतिलोम का आपका आ गया 8। तो इसको हम 8 में -8 को जोड़े तो आप देखते हैं क्या 0 आता है। देखिए 8 में से 8 को जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो इस नियम का क्या करता है, पालन करता है। या तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं दोस्तों, क्या होती है योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमने आपको बताया था कोई भी संख्या जो होती है जैसे ए है, या फिर मान लेते हैं कोई संख्या यदि मान लें आपके 8 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस संख्या में सिर्फ हम क्या करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम सिर्फ माइनस लगा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगी। देखिए 8 का योगात्मक प्रतिलोम -8। या फिर जैसे मान लीजिए आपका क्या है, -3 है, -3 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो भाई -3 है तो इसमें हमने क्या बताया आपको, माइनस लगा देंगे, तो माइनस का गुणा क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि पूर्णांक में भाग की संक्रिया नहीं होती है, सिद्ध कीजिए। आपको बताना है कि पूर्णांक में भाग की जो संक्रिया होती है वो नहीं होती है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो पूर्णांक में भाग की संक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। हम ये बोल सकते हैं कि पूर्णांक में भाग की संक्रिया को परिभाषित नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता। मान लेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। कोई एक पूर्णांक है, कोई एक पूर्णांक संख्या है, मान लेते हैं वो क्या है आपका 20 है, वो क्या है आपका 20 है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें 20 में यदि मैं 5 का भाग देता हूं तो आपका कितना आएगा, 4 आएगा।
20 में यदि मैं 5 का भाग देता हूं तो 4 आएगा। जो 4 आता है यह क्या एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और दूसरे तरफ में देख रहा हूं तथा इसी 20 में यदि मैं 6 का भाग दूं, इसी 20 में यदि मैं 6 का भाग दूं तो देखिए कितना मान आता है। 20 में हम 6 का भाग देते हैं तो 6 का 18 कितना आएगा 220, फिर 6 का 18 फिर कितना आएगा 220। तो यहाँ क्या होगा 3.333 ऐसे इनफाइनाइटम तक चला जाएगा। तो क्या एक पूर्णांक संख्या है? ये क्या पूर्ण है? अगर इसका मान आ रहा है 3.3 पे बार आ रहा है, मतलब 3 क्या कर रहा है रिकरिंग कर रहा है ऐसे ऐसे। या फिर कोई और नंबर ले लेते हैं जो कि ये क्या है पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। और कुछ नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ पर आपका 15 था, ठीक 15 था, तो इसमें यदि मैं 3 से भाग देता तो आपका कितना आता? 5 आता। इस 15 में यदि मैं 3 से भाग देता तो कितना आया? 5 आपका आया। तो ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन इसी 15 में यदि मैं किसका 4 का भाग दूं तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 3 15 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 7 28 हो गया, 4 5 20, 3.75 आएगा। क्या एक पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि भाग की संक्रिया में देखिए एक बार पूर्णांक आ रहा है, एक बार पूर्णांक नहीं आ रहा है, फिर एक बार पूर्णांक। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाग की संक्रिया में यह जरूरी नहीं है कि हर बार क्या है आपका पूर्णांक संख्याएं ही आए। क्योंकि देखिए इस बार पूर्णांक आ गया लेकिन दूसरी बार क्या तो पूर्णांक नहीं आया। हो सकता है तीसरी बार मैं करता हूं तो आ जाता है, हो सकता है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, इस कथन के आधार पर हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि क्या होता है पूर्णांक में भाग की संक्रिया नहीं होती है। इस आधार पर इससे प्रूफ होता है या फिर इससे सिद्ध होता है पूर्णांक में भाग की संक्रिया हर बार नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें से जो आपका ये जो टॉपिक था आपका पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम, इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस थे दोस्तों मैंने करवा दिया। और दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं क्या है, पूर्णांक से रिलेटेड जितने भी आपकी क्या है संवरक नियम था, क्रम विनिमय नियम था, साहचर्य नियम था, जितने भी नियम आपसे पूर्णांक से रिलेटेड उन सब नियमों को मैंने करवा दिया है अगले वीडियो में। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो किससे रिलेटेड है? आपके परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं से रिलेटेड जो है आपका संवरक नियम, क्रम विनिमय प्रगुण नियम, साहचर्य नियम और जितने भी नियम हैं मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। तो दोस्तों यदि ये क्या है आपका पहला जो चीज है आपका ये कह रहा है कि परिमेय संख्याएं से रिलेटेड यदि एबीसी परिमेय संख्याएं हो तो आपका संवरक प्रगुण नियम क्या होता है, क्लोजर लॉ क्या बोलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? दोस्तों ये कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योग, ये बताता है कि दो परिमेय संख्याओं का जो योग अथवा गुणनफल परिमेय होता है। जैसे मान लेते हैं भाई एबीसी परिमेय संख्याएं हैं तो मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू है, हम मान लेते हैं कि ए की जो आपकी क्या है यहाँ पर ए की जो आपकी वैल्यू है मान लेते हैं भाई परिमेय संख्या है तो मान लेते हैं 1/2 है, 1/2 है। और बी की जो वैल्यू है मान लेते हैं 1/3 है और सी की जो वैल्यू है मान लेते हैं 1/5 है, 1/5 है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि देखिए संवरक प्रगुण नियम क्या बोलता है, संवरक प्रगुण क्या करता है परिमेय संख्या में कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं तो भाई दो परिमेय संख्याएं हैं तो मान लेते हैं ए की जो वैल्यू है यहाँ पर ए की जो वैल्यू है आपका क्या है 1/2 है और बी की वैल्यू क्या दिया है आपका 1/3 दिया है। तो कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग अथवा गुणनफल सदैव परिमेय होता है। यदि इन संख्याओं का यदि मैं योग करूं तो जो संख्या मिलेगी वो भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या ही होगी। जैसे ए प्लस बी है तो ए की वैल्यू आपका कितना है 1/2, तो हम करेंगे 1/2 प्लस 1/3 जोड़ दिए, देखते हैं क्या आता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस 2 का एक में करेंगे तो हो जाएगा 2, इन दोनों का आपस में 3 दूना के 6 तो हो जाएगा आपका 5/6। तो दोस्तों यह भी क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये होगा आपका प्रूफ होगा कि योग अगर करेंगे तो हमेशा क्या होगा परिमेय संख्या मिलेगी। अब a इंटू बी, a इंटू बी, तो a का वैल्यू मैंने मान लिया क्या है आपका 1/2 है तो 1/2 इंटू बी की जो मान है वो कितना है
3, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 3 दूना के 6, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो दोस्तों 1/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे क्या किया जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये P/Q के रूप में है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले नियम की ओर। दूसरा नियम आपका क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें यह होता है कि देखिए दो परिमेय संख्याएं क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योग करने, ये कह रहा है कि दो यदि परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनका योग करने अथवा गुणन करने में उन संख्याओं में क्रम परिवर्तन में परिणाम नहीं बदलता है। कहने का मतलब यदि है कि दो यदि परिमेय संख्याएं हैं, तो भाई दो परिमेय संख्याएं तो ए का मान मैंने मान लिया था 1/2 है, अब बी का मान मान लेते हैं 1/3 है, और सी का मान मान लेते हैं 1/5 है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं, यदि परिमेय संख्याएं क्या है, दो परिमेय संख्याएं, तो मान लेते हैं दो परिमेय संख्याएं ए और बी हैं, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कहने का मतलब यह है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए यदि करेंगे तो इन दोनों का मान में परिवर्तन नहीं होगा। यही ना कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग करने अथवा गुणन करने में उन संख्याओं के क्रम परिवर्तन में परिणाम जो भी होता है वो बदलता नहीं है। तो मान लेते हैं कि ए का जो मान है 1/2 है, तो कर लेंगे 1/2 प्लस 1/3। देखिए ए प्लस बी का मान कर दिया 1+2 बराबर कह रहा है कि बी प्लस ए। तो बी प्लस ए का मतलब यह है कि बी का मान कितना है 1/3 प्लस ए का मान 1/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं जो मान आता है दोनों का मान वो बराबर आता है, देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका करेंगे तो देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो 2, इन दोनों 3 दूना के 6 आया आपका 5/6, 5/6 आया। अब देखते हैं क्या यह भी मान बराबर आता है, तो 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3/3 दूना के 6 आया आपका 5/6। तो दोस्तों देखिए ये दोनों मान क्या आ गया आपका बराबर आया है। इसीलिए कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या करने पर, ये कौन है आपका क्रम विनिमय प्रगुण है। यही कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग करने अथवा गुणन करने में, यदि मैं संख्याओं का योग करूं या फिर गुणा करूं तो उन संख्याओं के क्रम परिवर्तन में परिणाम नहीं बदलता है। तो देखिए आपका योग किया था हमने, मान दोनों का क्या आ गया है बराबर आया है। अब हम आपको गुणा करके दिखा देते हैं, क्या करके दिखाते हैं, गुणा करके दिखाते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये आपका ये वाला प्रूफ हो गया, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ये हो गया। अब क्या है दूसरा यह है कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। तो ए का मान मैंने मान लिया है क्या है 1/2, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, और बी का मान कितना है 1/3, ये बराबर है बी का मान कितना है 1/3 और ए का मान कितना है 1/2। दोनों को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे देखिए 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1, 3 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर, इसमें करेंगे देखिए 1 का 1 में करेंगे 1, 3 का 2 में करेंगे तो 6। देखिए दोनों का भी मान क्या आ गया आपका बराबर आ गया। इससे पता चलता है दोस्तों कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, यदि मैं उन परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ दूं या भी किसी भी क्रम में गुणा कर दें तो जो भी मान आएगा उसके मान में क्या होगा परिवर्तन नहीं होगा, मान चेंज नहीं होगा। देखिए मैंने क्रम चेंज किया ना, ए का बी में गुणा किया या फिर बी का ए में गुणा किया, दोनों मान में क्या आ गया, दोनों मान बराबर आया। अब हम लोग अपने तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तीसरा नियम आपका क्या कहता है दोस्तों, तीसरा नियम आपका ये कहता है जिसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य प्रगुण। क्या बोलते हैं, साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं में योग और गुणन की संक्रियाएं साहचर्य नियम का पालन करती हैं। यदि परिमेय संख्याएं हैं तो उसमें योग और गुणन की, योग की और गुणन की जो संक्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं, साहचर्य नियम का पालन करती हैं। जैसे कि साहचर्य नियम क्या होता है दोस्तों, योग का साहचर्य नियम यह होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब यह होता है कि b प्लस सी का योगफल करने के बाद जो मान आएगा उस मान को यदि मैं a में जोड़ूं, इसका जो योग आएगा योगफल करने के बाद उस योग को यदि मैं इसमें जोड़ूंगा, जो मान आएगा, जो आपका मान आएगा वह मान क्या होगा बराबर होगा यदि मैं a प्लस बी का क्या करूं योगफल निकालने के बाद इस योग को c के साथ अगर मैं जोड़ दूं, जो मान आएगा यह मान दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा, यह मान दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा। तो देखते हैं क्या मान बराबर आता है।
परिमेय संख्या में अगर हम देखते हैं तो ये क्या है आपका, देखिए 1/2 है प्लस b प्लस सी, तो b का मान कितना है आपका, देखिए 1/3 है प्लस c का मान कितना है 1/5 है, इतना है। अब हम देखते हैं ये बराबर है a प्लस बी, a का मान कितना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो दोस्तों इस नियम को पहले हम करते हैं, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका योगफल निकालते हैं। यही करने का मतलब ना साहचर्य नियम ये होता है कि b प्लस सी का योगफल करने के बाद उस योगफल को यदि मैं तीसरे के साथ जोड़ूं तो जो मान आएगा वह मान क्या होगा आपका, बराबर होगा। वह मान क्या होगा, बराबर होगा किसके, a प्लस बी का योगफल करने के बाद जो योग आएगा उस योग को क्या करें, हमें c के मान के साथ अगर जोड़ करूं जो मान आएगा वह भी मान क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, पहले इसका योगफल मैं निकालता हूं, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस, अब इसका करेंगे क्रिया गुणा तो हो जाएगा 5 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3 बटा के 5 के 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 8 बटा के 15। अब क्या करेंगे, इसका फिर हम तिर्यक गुणा कर देंगे क्योंकि ये b प्लस सी का योगफल आया है, ये b प्लस सी का योगफल है। अब b प्लस सी का योगफल के साथ क्या करेंगे, a को भी जोड़ेंगे, देखते हैं क्या मान आता है। 15 1 कम 15 और 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूना के 16 बटा कितना हो जाएगा 15। देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 5 11 और एक कितना हो जाएगा 1 1 2 1 3 31 बटा के 15, ये वाला मान आएगा। अब देखते हैं बराबर क्या इस साइड का भी यही मान आता है, देखते हैं क्या इस तरफ का भी जो मान आता है वह मान क्या बराबर ही आता है, 31 बटा 15 आता है। तो a प्लस बी को हम पहले जोड़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, b प्लस सी को पहले जोड़ा हूं, लेकिन इसमें क्या है a प्लस बी को पहले जोड़ता हूं। तो क्या करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा के 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस कितना आएगा आप 1 बटा के 5। अब दोस्तों इसका करेंगे 3 2 5 बटा के 6 प्लस 1 बटा के 5, इतना आया। अब देखिए a प्लस बी का योगफल आया, उस योगफल में क्या करेंगे, c का योगफल को योग को हम जोड़ते हैं। देखते हैं कितना हो जाएगा, 5 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 6 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 6 बटा के 6 पंचे 30। तो दोस्तों अगर मैं जोड़ूं तो कितना 25 6 31 बटा के 30। तो दोस्तों यह जो मान है 31 बटा के 30, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर होगा आपका 30, तो हो जाएगा देखिए 31 बटा के 30। तो देखिए ये मान और यह मान क्या हो गया आपका बराबर हो गया। यही इसमें कह रहा था कि परिमेय संख्याओं में योग और गुणन की जो संक्रियाएं होती हैं वो योग के नियम का, साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो ये तो देखिए योग का आ गया। अब गुणन का देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुणन का देखते हैं। गुणन का नियम क्या कहता है दोस्तों कि गुणन का साहचर्य नियम कहता है कि a का यदि मैं गुणा करूं किसमें, b प्लस सी बराबर ये होता है a इंटू बी इंटू सी। कहने का मतलब इसमें यह है कि योग गुणन का जो साहचर्य नियम में कहता है यदि 3 परिमेय संख्याएं a b c, तो b और c का गुणनफल, b तथा c का गुणनफल का यदि मैं a में गुणा करें, b प्लस c का गुणनफल का यदि मैं 1 में गुणा करें तो जो मान आएगा वह मान बराबर होगा यदि मैं a और b के गुणनफल निकालने के बाद उस गुणनफल का यदि मैं क्या करूं, c में गुणा करूं और जो मान आएगा यह मान और यह मान दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा। तो देखते हैं क्या यह मान सही है। तो दोस्तों हमने माना है कि a का मान कितना है आपका 1 बटा के 2 है, तो 1 बटा के 2 इंटू b का मान कितना है 1 बटा के 3 और c का मान कितना है 1 बटा के 5 बराबर a का मान कितना है आपका 1 बटा के 2, b का मान कितना है 1 बटा के 3 बराबर c का मान कितना है आपका 1 बटा के 5। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा के 15। कितना आएगा आपका 1 बटा के 15। अब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें क्योंकि गुणनफल कर दिया, ये क्या है b और c का गुणनफल है, तो b और c का गुणनफल में क्या कर रहे हैं, a का गुणा कर रहे हैं। तो कितना आएगा आपका ऊपर क्या कर रहे हैं 1 1 कम 1 15 दूना 30 आया, 1 बटा के 30 आया। तो अब हम इस साइड भी देखते हैं क्या 1 बटा के 30 ही आपका मान आता है, इसका गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 1 1 कम 1 3 दूना के 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 बटा के 5। देखिए 1 बटा के 30 आया। तो दोस्तों ये दोनों मान क्या हो गया आपका बराबर हो गया।
का है देखिए वितरण प्रगुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका क्या बोलता है दोस्तों कि परिमेय संख्याएं, क्या परिमेय संख्याएं योग तथा व्यवकलन पर गुणा के वितरण नियम का पालन करती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं यह जो होता है योग तथा व्यवकलन पर गुणा का जो वितरण नियम होता है उस नियम का ये क्या करती हैं, पालन करती हैं। जैसे कि a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, या a इंटू बी माइनस सी बराबर a इंटू बी माइनस a इंटू सी। कहने का मतलब यह है कि यह क्या कहता है दोस्तों कि इसके कहने का मतलब है कि वितरण नियम में कहता है कि यदि मैं b प्लस सी मतलब कि b प्लस सी का योगफल निकाल करके यदि मैं a में गुणा करूं, इस योगफल का यदि मैं a में गुणा करूं तो जो मान आएगा, इसका गुणा करने के बाद जो भी आपका मान आएगा, यह जो मान होगा यह मान बराबर होगा किसके, यदि मैं a का गुणनफल करके जो मान आए उस मान को प्लस में और a इंटू सी का जो गुणनफल आए उस मान को, उस गुणनफल को और इस गुणनफल को यदि मैं योग कर दूं तो जो मान आएगा यह मान और यह मान दोनों क्या होगा आपका बराबर होगा। आपको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट मान लेते हैं कि a का कुछ भी मान लीजिए, तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि a का जो मान है, यह जो आपका a का जो मान है मान लेते हैं 1/3 है, b का जो मान है आपका मान लेते हैं 1/5 है, c का जो मान लेते हैं दोस्तों 1/4 है, इतना मान लेते हैं। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, क्या यह मान सही है। तो दोस्तों इधर हम लोग आ जाते हैं, देखिए क्या लिखा है a इंटू बी प्लस सी। तो अब इसको मैं देखता हूँ a इंटू क्या है आपका b प्लस सी बराबर आपको कह रहा है कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हमने a का जो मान माना है यह क्या माना है, a का जो मान है आपका क्या है 1/3, लिखेंगे 1/3 इंटू बी प्लस सी। तो b का मान कितना है 1/5 प्लस सी का मान 1/4। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको ये करेंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहले इसका योगफल निकालेंगे, योगफल निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 5/5 4 जा 20, इतना आया। अब इसके बाद मतलब मैं लिख सकता हूँ कि हो जाएगा आपका देखिए 1/3 इंटू, अब 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/20। तो देखिए ये हो जाएगा आपका देखिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9, आपका मान कितना आया 3/20, 3/20 आ गया आपका। अब हम देखिए ये तो लेफ्ट का कर रहे थे, अब राइट का भी करते हैं। तो देखिए a इंटू बी, तो a का मान कितना है आपका 1/3 है, b का कितना है आपका 1/5 है, प्लस a का मान कितना है 1/3 और b का मान कितना है 1/4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/15 प्लस 1/12। अब इन दोनों को हम क्या करें सॉल्व कर ले। अगर इसको हम सॉल्व करें देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 15 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 15 बटा के 12 15 में कितना होता है आपका 180 होता है। अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 15 12 कितना हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 80। तो देखिए ये आपका हो जाएगा देखिए 3 9 27 अब 20 9 180, आपका आया कितना आपका दोस्तों 3/20। देखिए ये 3/20 यह भी आया और 3/20 यह भी आया। तो उसी हिसाब से क्या है गुणा का वितरण नियम में देखिए योग का ये नियम है, 3/20 दोनों मान क्या आ गया बराबर आया। तो इसे पता हम कह सकते हैं कि b प्लस सी का जो योगफल का जो गुणनफल, यदि मैं b प्लस सी के योगफल में यदि मैं a का गुण योगफल निकाल करके यदि मैं a का गुणा करूंगा तो जो मान आएगा वह मान बराबर होगा यदि मैं a का b में गुणा करूं और a का c में गुणा करके इन दोनों मानों को जोड़ दें। यह नियम आपका प्रूफ हो गया। और अगला नियम आपका क्या है, दूसरा क्या है व्यवकलन कह रहा है। इस वाले नियम को हम प्रूफ करते हैं, किसको, इस वाले को। तो दोस्तों आपका a का मान कितना है आपका 1/3 है, तो 1/3 इंटू बी का मान कितना है 1/5, सी का मान कितना है माइनस सी का मान कितना है 1/4 बराबर a इंटू बी। तो a का मान कितना है आपका 1/3 इंटू बी का मान कितना है आपका
1/5 माइनस ए का मान कितना है 1/3, सी का मान कितना है 1/4। इसको सॉल्व कर लिए, पहले इसको सॉल्व करिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 1/3 इंटू, अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 - 5/5 4 जा 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू, देखिए 4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा, -1/20। तो इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, -1/60। ये मान आ गया इधर का। ये वाले देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इधर देखिए, अब राइट साइड में भी हम देखेंगे क्या वह मान सही आ रहा है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 3 जा 15 माइनस ये हो जाएगा 1/4 3 जा 12। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 12 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 15 का 1 करेंगे तो हो जाएगा 15 बटा कितना हो जाएगा 15 बार हम 180। इसको करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 बटा के 180। तो देखिए 3 एकम 3 60 3 या 180। तो आपका कितना आया दोस्तों -1 बटा के 60। दोस्तों यह दोनों मान क्या आ गया आपका बराबर आ गया, यह दोनों मान क्या आ गया आपका बराबर आ गया। इससे पता चलता है क्या है कि व्यवकलन क्या है, योग पर भी काम कर रहा है और व्यवकलन पर क्या होता है, योग गुणा का जो वितरण नियम होता है उसका पालन करता है। प्रतिलोम की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोस्तों इसमें ये होता है कि किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या अगर ए है तो इस संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका ठीक उल्टा होगा। ठीक उल्टा मतलब अगर a/1 हम मैं लिख सकता हूँ तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा ये होगा आपका दोस्तों 1/a। क्या होगा 1/a। क्योंकि दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम का परिभाषा क्या होता है, परिभाषा क्या होता है मैंने बताया है कि अगर दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है मान लेते हैं b है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह कितना होता है 1 होता है। क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो दोस्तों अगर आपकी संख्या मान लेते हैं a है, पहली संख्या a हो गई और इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है 1/a है, तो 1/a। इन दोनों का अगर मैं गुणा करूं तो मान कितना आएगा, देखिए a से a कट जाएगा, आपका आएगा कितना 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या परिमेय संख्या के यदि गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो उस संख्या क्या होता है व्युत्क्रम होता है। यदि मैं अगर संख्या मान लेता हूँ 5 है तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये 5 है ठीक, इसको क्या करें 5/1 लिख सकते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम भाई अगर आपसे मान लेते हैं या फिर ऐसे पूछ सकता है कि संख्या 5 का किसका संख्या 5 के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या है दूसरी संख्या मान लेते हैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको नहीं पता है तो मान लेते हैं वो संख्या a है। तो यदि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हमें मान कितना आता है 1 प्राप्त होता है। मैंने बताया था कोई भी संख्या अगर है, दो संख्याएं हैं a और b हैं, तो इन दोनों का यदि मैं गुणा करूंगा तो मान कितना आएगा 1 आएगा, तो वह क्या कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो दोस्तों अगर a का मान आपको निकालना है, a क्या है आपका गुणात्मक प्रतिलोम है, तो a बराबर क्या है ये 5 है, 5 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/5। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जरूर पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 0 का गुणात्मक जो प्रतिलोम होता है वह नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। आप कभी भी ये मत बता दीजिएगा कि 0/1 कर देंगे तो यहाँ पर कर देंगे 0/1 तो क्या हो जाएगा आपका, अगर संख्या 0 है तो मान लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम a रहा होगा, उसका करेंगे 1 आ जाएगा। अगर a का मान अगर हम निकालेंगे तो 1/0 आएगा, जबकि इसका मान क्या इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों यह वीडियो हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरा जो वीडियो है कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो आपका है लगभग जितने भी आपके टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करवा दिए हैं।
कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे उसको मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। तब फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।